हेलो दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की कि कैसे यूपीएससी का पेपर जो 2023 में कंडक्ट हुआ था वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल तो था ही, पर उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिससे हमें ये पता चलता है कि जो पेपर था वो सॉल्वेबल था, उसको हम सॉल्व कर सकते थे क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे जो वर्बैटिम हमें किसी न किसी एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड सोर्स से मिल रहे थे। तो हमने इसके बारे में अच्छे से बात की। तो अभी हम उस सीरीज़ को थोड़ा डिसकंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा उस टॉपिक से हट के भी वीडियो बनानी चाहिए जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उस पर भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजी बतानी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि उस सीरीज़ को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था और मैंने बताया भी था 40% ऑफ क्वेश्चन थे वो किसी न किसी स्टैंडर्ड सोर्सेज या एनसीईआरटी से हमें मिल रहे हैं। वो मैंने पूरे ढूंढ के रखे हुए हैं। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि वो सीरीज़ डिसकंटिन्यू हो जाएगी। आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक दो वीडियोज़ के बाद हम उस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे और आपको पूरी स्ट्रेटेजी उसमें मिल जाएगी ताकि आपको 2024 में जो पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं ताकि आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो हम अपनी अगली वीडियो की बात करें। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक होगा वो ऐसे के ऊपर होगा। आज हमने इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, खासकर 2024 को ध्यान में रखते हुए और यूपीएससी के बदलते पैटर्न को देखते हुए। और आज की जो हमारी वीडियो वो दोनों कैटेगरी ऑफ एस्पेरेंट के लिए, ऐसे एस्पेरेंट जो 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं और ऐसे एस्पेरेंट जो पहले ही 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, दोनों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसमें आने वाले समय में मैं अपने इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाए हुए थे मैं वो शेयर करने वाला हूं। और मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम से पता लग जाएगी, क्योंकि यूट्यूब में कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पाती। तो जो आज का टॉपिक है वो मैंने ऐसे कोई क्यों चूज किया, क्योंकि देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर आप यूपीएससी में जो पिछले साल के टॉपर्स हैं मेंस की मार्कशीट अभी हम उनको एनालाइज करेंगे, मैं आपको उसमें एक पैटर्न दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप इन मार्कशीट को देखिए। मैंने आपके सामने दो मार्कशीट रखी हुई है। दोनों मार्कशीट है 2021 के यूपीएससी के टॉपर्स की मार्कशीट है। पहली मार्कशीट यूपीएससी के 2021 में 18वीं रैंक आई थी जिनकी रवि सिहाग की है, और दूसरी जिनकी 49th रैंक आई थी, दिव्यांश सिंह नाम है। अब उनकी मार्कशीट का एक पैटर्न ऑब्जर्व करिए। मैंने रवि सिहाग के जो जीएस के मार्क्स है, जीएस 1 2 3 4 चारों को जब मैंने टोटल किया तो उनके जो जीएस के मार्क्स है वो 417 है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम दिव्यांश सिंह की जो मार्कशीट है उनके मैंने जीएस के मार्क्स टोटल किए तो उनके मार्क्स जो है 414 है। इसका मतलब क्या हुआ, जीएस में ओवरऑल मोर और लेस दोनों के मार्क्स सेम है। ठीक है, एक बार ऑप्शनल के मार्क्स भी देख लेते हैं। ऑप्शनल के मार्क्स जो रवि सिहाग के वो 298 है और दिव्यांश सिंह के ऑप्शनल के मार्क्स है 306। ध्यान से सुनिएगा, 306। इससे हमें क्या समझ में आया, जीएस और ऑप्शनल के मार्क्स मिला के जीएस के मार्क्स तो मोर और लेस दोनों के सिमिलर है, लेकिन ऑप्शनल में ज्यादा स्कोर करने के बाद भी दिव्यांश सिंह की रैंक 49 और रवि सिंह की 18 है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन ऐसे के मार्क्स, अगर आप इन दोनों की मार्कशीट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो रवि सिहाग के ऐसे के मार्क्स है वो 136 है, लेकिन एट द सेम टाइम दिव्यांश सिंह के जो ऐसे के मार्क्स है वो 111 है। देखा आपने, आपको फर्क समझ में आया। जीएस में ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स स्कोर करने के बाद भी ऐसे के कारण इनकी रैंक पीछे हो गई और रवि सिहाग की आगे हो गई। थोड़े से मार्क्स में इतना ज्यादा रैंक का डिफरेंशिएशन आ गया। मैं आपको वही पैटर्न समझाना चाहता हूँ कि जीएस के मार्क्स जो होते हैं टॉपर के, टॉपर 1 को छोड़ दो, बाकी टॉपर्स को आप ध्यान में ऑब्जर्व करोगे तो जो जीएस के मार्क्स होते हैं जीएस 1 2 3 4 ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ज्यादा नहीं 4 या 5 नंबर का फर्क होता है। लेकिन जो ऐसे है वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन यहाँ पर बन के आता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए आपको ऐसे की तैयारी तो बहुत अच्छे से करनी है। मेन रीजन है आज का वीडियो ऐसे के ऊपर बनाने का वो ये है कि मैं आपको यूपीएससी का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझाना चाहता हूँ। आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। ऐसे का पेपर आता है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स के जीएस 1 2 3 4 भी आते हैं। ठीक है, अब जीएस 1 में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, चलो मान लेते हैं 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जीएस 2 में भी 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब जीएस 1 2 और 3 में कितनी भी मेहनत कर लो आपके मार्क्स 90 और 120 के बीच में ही रहने वाले हैं। अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके 120 के ऊपर जाते हैं। उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसके 130 भी जाते हैं। पर मैक्सिमम लोगों के मार्क्स जो रहते हैं वो 90 और 120 के बीच में जाते हैं, जबकि उसमें हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और इक्वल मार्क्स ऐसे के भी 250 मार्क्स के, उसमें हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो हमारी जो 90% तैयारी है ऐसे पेपर की वो इन दो चीज़ों से, न्यूज़पेपर और जीएस सब्जेक्ट से हो जाती है। तो क्यों ना हम ऐसे पेपर पर थोड़ा ज़्यादा टाइम ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, हमें उसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिल सकता है। तो अभी जो हमने बात की, हमने ऐसे पेपर की इंपॉर्टेंस को समझा, हमने टॉपर्स की मार्कशीट से एनालाइज किया कि ऐसे पेपर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेक्शन में, और हमने ये भी समझा कि ऐसे के जो मार्क्स हैं वो जीएस 1 के इक्वल है और उसमें कितनी कम मेहनत से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो जो न्यू एस्पिरेंट है उनको एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि आपको ऐसे की प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, पर सवाल ये आता है कि कब से करनी चाहिए। बहुत लोगों को ये एडवाइस मिलती है नए स्टूडेंट को, हमने भी जब तैयारी शुरू की थी तो हमें भी एडवाइस मिली थी कि आप ऐसे
जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके आप लिखना शुरू कर दो जैसे ही आप अपनी तैयारी के फेस में आते हो। मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की अपनी गलतियों से, मैंने ये समझा कि जो यूपीएससी में जो न्यू एस्पिरेंट है वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं, उनको तुरंत ऐसे लिखना शुरू नहीं करना चाहिए, उनको 2 से 3 महीने का टाइम देना चाहिए, उसके बाद ऐसे लिखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने में वो अपना अच्छा खासा सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट कर चुके होते हैं। वो पहले इकोनॉमी या पॉलिटी दोनों में से एक तो कंप्लीट कर चुके होते हैं और अपना जो दूसरा सब्जेक्ट है उनका आधा पोर्शन भी खत्म कर चुके होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अपना सिलेबस यूपीएससी का जब आप आधा खत्म कर चुके हो, उसके बाद आप ऐसे लिखना शुरू कीजिए। उसका मैं भी आपको कारण बताता हूँ। देखो, आप लोग में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि हमें तो किसी ने बताया है कि जो हमें एसे की तैयारी है वो जल्दी से जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हमारी जो एसे में फ्लो है वो बन सके, हमारी एसे में जो लैंग्वेज है वो सुधर सके। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है, आपको एसे में लैंग्वेज की बहुत अच्छी जरूरत है, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके एसे में फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर मैं कहता हूँ आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ, ये टॉपिक है वुमेन इज ऑप्रेस्ड। हम सबको पता है कि महिलाओं का शोषण किया जाता है, तो एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ, वुमेन इज ऑप्रेस्ड। इसको आप मेरे को अलग अलग डायमेंशन में इसके रीज़न बताओ और इसको अलग अलग डायमेंशन में मेरे को लिख के बताओ। अगर आप इसको लिख पाते हैं तो बिल्कुल आप अपनी एसे की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, बिल्कुल आप हर हफ्ते एसे लिखना शुरू कर दीजिए। और अगर आप इस चीज़ को नहीं लिख पा रहे तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अभी से एसे लिखने में? क्योंकि एसे का मतलब तो तभी है ना जब आप किसी टॉपिक को अलग अलग डायमेंशन में सोच के लिख पाओ। ऐसे में ऐसा थोड़ी होता है कि हम एक ही डायमेंशन को लिख दें, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को लिख दें तो हमें मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ऐसे का मतलब यही है कि आपकी सोचने की शक्ति को वो एग्जामिनर चेक कर रहा है कि आप कितने अलग अलग डायमेंशन में लिख पा रहे हो। आपको सोशल एंगल से भी लिखना है, पॉलिटिकल एंगल से भी लिखना है, इकोनॉमिकल एंगल से भी लिखना है, लीगल एंगल से भी लिखना है, इन्वायरमेंटल एंगल से भी लिखना है, टेक्नोलॉजिकल एंगल से भी लिखना है। इसको हम टेक्सटुअल एनालिसिस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। अब आप लोगों में से कुछ लोग नए नए पेरेंट ये बोलेंगे कि आप क्या बता रहे हो, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। तो देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमने अभी टॉपिक क्या लिया था, वुमेन इज ऑप्रेस्ड। इसको हम अलग अलग डायमेंशन में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक डायमेंशन में बताता हूँ। देखो, हमें पता है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में बहुत कम है, उनका लेबर पार्टिसिपेशन बहुत कम है, क्योंकि वो घर से बहुत कम निकलती है बाहर काम करने को। अगर वो काम ही नहीं करेंगी तो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल नहीं पाएगी, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी तो कोई इंसान कैसे इंडिपेंडेंट हो पाएगा, वो अपने डिसीजन कैसे ले पाएगा? क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पैसे तो उनके पास है ही नहीं, उसको किसी न किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे वुमेन को मेल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है फाइनेंशियली, क्योंकि वो खुद अर्न नहीं कर रही है। और अगर वो किसी पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रह रही है तो वो अपने डिसीजन फ्रीडम से नहीं ले सकती। ये बात आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व कर सकते हो। इसका एग्जांपल समझते हैं। अफगानिस्तान में जो वुमेन रहती है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती, वो डिपेंडेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम हम अमेरिका की वुमेन को देखेंगे तो वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रही है, वो खुद कमा रही है, वो खुद इंडिपेंडेंट है, तो वो अपने डिसीजन भी खुद ले सकती है। इसलिए वहाँ की जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा लिबरल है। लेकिन अफगानिस्तान में इतनी लिबरल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो वहाँ पर कम है। इस चीज़ को आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हो। जो वुमेन अर्बन एरियाज में रहती है और जो वुमेन रूरल एरियाज में रहती है उनमें बहुत डिफरेंस रहता है। जो अर्बन एरियाज में जो वुमेन है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वहाँ पर उनका इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है। लेकिन रूरल एरियाज की जो वुमेन रहती है वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो उनका इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम रहता है। अब इकोनॉमी का तो हो गया, हम पॉलिटिकल एंगल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल एंगल से हम देखते हैं कि वुमेन कैसे ऑप्रेस्ड है। अब देखो, पॉलिटिकल में क्या होता है कि हम देखते हैं हमारे जो आसपास के जो एमएलएस हैं, एमपीस हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मेल मेंबर होते हैं। उसमें वुमेन बहुत कम क्यों होते हैं? देखो, कुछ समय ये बात चल रही थी कि पार्लियामेंट में ऐसा बिल लाया जाए जिससे कि वुमेन को पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन मिले, जिससे वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिकल स्फीयर में बढ़े। लेकिन ये बिल आज तक पास नहीं हो पाया। क्यों पास नहीं हो पाया? क्योंकि इन बिल को जो पास करने वाले हैं वो ज़्यादातर जो मेंबर है वो मेल कैटेगरी के, जो जितने भी मेंबर हैं वो सब एक ही समाज से आते हैं। और समाज कैसा है? पैट्रियार्कल समाज है, जो वुमेन को डोमिनेट करना चाहता है, वुमेन से बराबरी करना नहीं चाहता। तो वुमेन के फेवर में कोई डिसीजन कैसे पास हो सकता है जब वुमेन की पार्टिसिपेशन वहाँ पर एकदम जीरो है? अभी 11% के आसपास पार्टिसिपेशन है इस साल की लोकसभा, इस बार की लोकसभा में। तो इतनी कम पार्टिसिपेशन में वुमेन की फेवर में कोई डिसीजन बहुत मुश्किल है। और इस चीज़ को हम एक और चीज़ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, पंचायती राज जो हमारे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं वहाँ पर जो 33% ऑफ सीट्स है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अगर वुमेन वहाँ सीट से जीत भी जाती हैं तो उनकी जो पावर है और पोजीशन है, उनके जो हस्बैंड रहते हैं वो उनको टेक ओवर कर लेते हैं और उनका जो सारा कामकाज रहता है वो करते हैं। सिर्फ साइन उनकी रहती है, जो महिला वहाँ से जीती होती है, लेकिन जो उनका सारा काम रहता है, जो पावर रहती है, जो रिस्पेक्ट रहती है वो पूरे उनके हस्बैंड को दी जाती है। इसलिए बहुत सारे गाँव में अपने प्रधानपति नाम का नाम भी सुना होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो मैन होते हैं वो डोमिनेट करना चाहते हैं, ना कि वुमेन के इक्वल फुटिंग में आना चाहते हैं। इसलिए वो वुमेन को पॉलिटिकल पावर से वंचित रखना चाहते हैं। अगर वुमेन के पास पॉलिटिकल पावर आ गई तो वो उन्हें पता है कि वो उनके इक्वल फुटिंग में जाएंगे। और वो अब इसी चीज़ को हम सोशल डायमेंशन से एनालाइज करते हैं। हम समझते हैं कि वुमेन कैसे ऑपरेस है, उसमें सोसाइटी की क्या भूमिका रहती है। हमने थोड़ी देर पहले ये समझा कि कैसे
समाज में जो डोमिनेंट कल्चर है वो पैट्रियार्कल कल्चर है, जिसमें जो सेंटर ऑफ पावर रहता है वो मैन रहता है। मतलब जो भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं घर के वो मैन लेता है और वुमेन की जो पूरी लाइफ को मैन कंट्रोल करता है। यह सेंट्रल थीम है पैट्रियार्कल कल्चर, और यहीं से हमारी चीजें कनेक्टेड होना शुरू हो जाती है। जैसे हमने समझा कि जो हमारी सोसाइटी का जो मेन कल्चर है, डोमिनेंट कल्चर है, वो पैट्रियार्कल कल्चर है, ठीक है, जहाँ पर मैन के पास पूरी पावर रहती है। इसलिए मैन उनको इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहते, क्योंकि अगर उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई तो उनको पता है कि वो उनकी इक्वल फुटिंग में आ जाएगी, जिससे कि उनकी जो पावर है डोमिनेट करने की वो कम हो जाएगी। तो सोशल रीजन की वजह से इकोनॉमिक रीजन में वुमेन ऑप्रेस रहती है, और इसी के कारण सोशल रीजन के कारण पॉलिटिकल एरिना में भी वुमेन ऑप्रेस रहती है, क्योंकि सोसाइटी का जो डोमिनेंट कल्चर है वो पॉलिटिकल एरिना में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और वुमेन को जो पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में वो कुछ जगहों तक सीमित कर दिया है। जैसे आप एक टर्म सुनते हो ग्लास सेलिंग नाम का, उसका मतलब ये है कि वुमेन की जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन में जो रोल है वो फिक्स कर दिए गए हैं कि वुमेन इन पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में ही जा सकती है। जैसे नर्स का हो गया, एयर होस्टेस में हो गया, इन्हीं सब में आप बहुत कम देखेंगे वुमेन को किसी टॉप पोजीशन में जाते हुए, किसी सीईओ की पोजीशन में जाते हुए। तो आप देख रहे हैं कैसे चीजें कनेक्ट है, सोशल रीजन के कारण कैसे इकोनॉमी कनेक्ट है, सोशल रीजन के कारण कैसे पॉलिटिकल कनेक्ट है, ये सब चीजें एकदम कनेक्ट है। और आपको यूपीएससी ऐसे में ऐसे ही कनेक्ट करके लिखने हैं, अलग अलग डायमेंशन में लिखने हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट के आते हैं, एनवायरमेंटल रीजन के कारण कैसे वुमेन ऑप्रेस है। अब देखिए कहीं पर भी कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आती है, जो सबसे ज्यादा सफर करती है वो वुमेन होती है। इसको एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। हमें पता है राजस्थान में ड्रॉट की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत फ्रीक्वेंट होती है। अगर किसी जगह पे कोई बाढ़ सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, तो सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ता है वुमेन को करना पड़ता है। कैसे? क्योंकि अगर पानी भरने जाना पड़ेगा तो वुमेन को जाना पड़ेगा, लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ेगी, भारी भारी बर्तन उठाने पड़ेंगे बहुत दूर दूर तक, तो वुमेन को करने पड़ेंगे। लेकिन जो घर के मेल मेंबर होते हैं वो इन सब कामों से फ्री रहते हैं, तो इसलिए जो वुमेन होती है वो इन सब कामों में फंस के रह जाती है, जिसके कारण उनका इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन और भी कम हो जाता है। वो चाहे भी तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको घर के कामों में इतना फंसा दिया जाता है, और ये काम सोसाइटी करती है। सोसाइटी में जो ये पैट्रियार्कल कल्चर है वो रोल्स को बांट देता है लड़के और लड़की के बीच में, जिसमें ये बताया जाता है कि लड़की का काम घर में बैठ के खाना बनाना है और लड़कों का काम बाहर जाके कमाना है। इसलिए लड़कियों को बचपन से ही घर के कामों में लगा दिया जाता है, जिसके कारण उनको पढ़ाई करने नहीं मिलती। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे के जो लड़का होता है उनकी पढ़ाई में तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, उनको बाहर पढ़ने दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको घर में ज़्यादा रखा जाता है, उनको घर के कामों में ज़्यादा फंसा कर रखा जाता है। तो इसी सोशल रीजन की वजह से लड़कियों को पढ़ाई पूरी नहीं की जाती, उनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, और पढ़ाया भी जाता है तो उनको 12वीं तक ही पढ़ाया जाता है, उनके बाद उनको घर के कामों में लगा दिया जाता है। और इसी कारण से वो अपने करियर में ज़्यादा बढ़ नहीं पाती, क्योंकि उनको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। एट द सेम टाइम उनके जो भाई को एजुकेशन है वो ज़्यादा मिली है, इसलिए वो अपने करियर में प्रोग्रेस कर जाते हैं। और इसलिए हमने देखा होगा कि इन्हीं सब रीजन की वजह से जो लड़कियाँ होती है वो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो एजुकेशन अच्छे से मिली नहीं है, तो वो चीज़ों को जल्दी आसानी से समझ नहीं पाती। और लड़के जो होते हैं वो उनके मुकाबले जल्दी चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा एजुकेशन मिली रहती है। मैं ये खासकर गांव के एरिया में बोल रहा हूँ, क्योंकि गांव के एरिया में आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन शहरों में ये चीज़ें चेंज हो रही है। लेकिन अभी तक जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, हमें पता है, तो वहाँ पर ये पैटर्न आज भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से एक लूप बन जाता है, जिससे जो पैट्रियार्कल कल्चर है उनको और बढ़ावा मिलता है। कैसे? अगर एक लड़कियों की जो एजुकेशन है वो पूरी नहीं हो पाएगी तो वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, और हमने समझा कि इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो उनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा पैसे के लिए मेल मेंबर के ऊपर। और अगर वो डिपेंडेंट रहेंगे तो वो अपने डिसीजन जो है खुद ले नहीं पाएंगे, तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे नहीं, तो उनको ऑपरेस ही रहना पड़ेगा, मैन उनके ऊपर हमेशा डोमिनेट ही करेंगे। तो ये लूप बनता है। हमारा जो पांचवा रीजन आता है वो बायोलॉजिकल रीजन है। बायोलॉजिकल रीजन की वजह से भी वुमेन ऑपरेस है। कैसे? जैसे हमें पता है कि वुमेन को चाइल्ड बेयर करना पड़ता है, उनको 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखना पड़ता है, जिसके कारण उनका जो काफ़ी टाइम है वो बच्चों के पालन पोषण में निकल जाता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी उनको 3 से 4 महीने, जब तक वो बच्चा बड़ा हो 1-2 साल तक, उनकी अच्छे से केयर करनी पड़ती है। तो जो क्रूशियल टाइम है, इतने टाइम तक उनको घर में रहना पड़ता है, उनका देखभाल करनी पड़ती है, तो इसके कारण वो और इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको और डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इन सब चीज़ों से भी एक पैट्रियार्कल कल्चर को बढ़ावा मिलता है कि वुमेन को घर में ही रहना चाहिए, बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, जबकि मैन को बाहर जाके कमाना चाहिए। और ताकि इससे एक और जो बायोलॉजिकल रीजन वो सामने आता है कि वुमेन की जो बॉडी होती है उसमें जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कम होता है, और मैन की जो बॉडी होती है उसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे कि जो फिजिकल पावर होती है मैन के पास ज़्यादा होती है। तो एक और ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि वुमेन को घर में रहना चाहिए, उनको कोई ऐसा फिजिकल काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उनकी बॉडी को नुकसान हो, क्योंकि उनके पास इतनी फिजिकल पावर नहीं रहती। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण आपने देखा होगा कि आर्मी में बहुत ही बहस चलती रहती है, डिबेट चलती रहती है कि आर्मी में भी वुमेन को जो सामने की रैंक होती है, कमीशन रैंक होती है, वो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। इन्हीं सब कारणों की वजह से आपने देखा होगा कि आर्मी में भी एक डिबेट चलती है कि वुमेन को भी बॉर्डर पर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इन्हीं सब के कारण अपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था अभी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पैट्रियार्कल कल्चर पूरे समाज में फैला हुआ है और उसकी रूट्स कहाँ कहाँ तक जाती हैं और
कैसे इतने सारे डायमेंशन है, कितने सारे रीजन है जिसकी वजह से जो वुमेन है हमारे समाज में इतनी ऑप्रेस। और इसी चीज को हम टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डेवलपमेंट्स हुए, न्यू इन्वेंशन हुए, वो कैसे वुमेन के ऑपरेशन को और पैट्रियार्कल कल्चर को बढ़ावा देते। आपने ये मशीन तो देखी होगी, या ये मशीन के बारे में कई बार सुना या पढ़ा जरूर होगा। ये मशीन से हम फ्यूटस का जेंडर पता कर सकते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से पहले कंसल्ट करके फ्यूटस का जेंडर पता करवा लेते हैं और उनको पता चलता है कि फ्यूटस में फीमेल है तो उसको पहले ही अबॉर्शन करवा लेते हैं, उनको पहले ही मरवा देते हैं। और अगर गलती से फीमेल चाइल्ड पैदा भी होती है तो हरियाणा में उनके बहुत सारे केसेस हमें सुनने मिलते हैं जहाँ पर फ्यूटस को जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, अगर वो लड़की है तो उनको वहीं पर मार दिया जाता है। तो ये सारे बहुत सारे केसेस बहुत फ्रीक्वेंट है। इस चीज से क्या होता है ना, एक परसेप्शन डेवलप होता है समाज में कि जो फीमेल चाइल्ड है वो बोझ की तरह है, उसको परिवार में एक बोझ की तरह परसीव किया जाता है, जिससे कि उसको आगे बढ़ने के और चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि उसकी पढ़ाई पर खर्चा कम हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एजुकेशन नहीं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं, फिर से वो डिपेंडेंट हो जाती है। तो एक तरह से ये निगेटिव और पैट्रियार्कल कल्चर को बढ़ावा देता है। देखिए इस चीज में हम अपने और भी एग्जांपल जोड़ सकते हैं, और भी चीजों को कनेक्ट करके और भी डायमेंशन है सोच के हम इसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। पर मैं आपको अभी एकदम कॉम्प्लेक्स वे में 5 से 6 पॉइंट में सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है, अप्रोच क्या होनी चाहिए और कैसे आपको एसे के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कैसा यूपीएससी की डिमांड है। मेरा बेसिक मतलब आपको बताने का यही कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, कहीं वो घबरा ना जाए देख के कि इतना मुश्किल कैसे हम पढ़ पाएंगे। तो एकदम आपको सिंपल फॉर्म में समझाना चाहता हूँ कि ये सब आप भी कर सकते हो। बस शर्त यही है कि आपको पहले रुकना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे, आपको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, आपको इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, आपको जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि यूपीएससी में ना हमको करना क्या होता है ना कि हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को हम कैसे कनेक्ट करके अपने आंसर में लिख पा रहे हैं। ये चीज़ जीएस में भी वैलिड है और ये चीज़ एसे में भी वैलिड है। एसे हमको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है अपने थॉट्स को वहाँ पर बताने का कि हम क्या सोचते हैं, और एक तरह से एसे में हमारी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि हम जब अलग अलग पॉइंट से सोच के लिखते हैं तो हमें एग्जामिनर को ये पता चलता है कि जो सामने लिखने वाला बच्चा है वो उसकी जो किसी भी टॉपिक को लेकर जो सोच है वो कितनी गहरी है और कितना डेप्थ में वो सोच पाता है। तो बेसिकली हमारी जो पर्सनैलिटी वो वहाँ रिफ्लेक्ट होती है और इसी चीज़ को यूपीएससी एग्जामिनर चेक करता है। देखिए तैयारी करनी कैसी है, तो बेसिकली हमें ऐसे के लिए कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो जीएस का सब्जेक्ट है वही सफिशिएंट है क्योंकि उसमें हमें बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है हमें एसे में लिखने के लिए, हमें वहाँ से डेटा मिल जाते हैं, हमें वहाँ से पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो हम उसको आराम से अपने एसे में एड ऑन कर सकते हैं। प्लस मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका जो ऑप्शनल है उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, खास करके जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत बेसिकली हमें बहुत सारे अलग अलग थिंकर के पर्सपेक्टिव जानने में मिलते हैं जिसे हम अपने एसे के आंसर में कोट कर सकते हैं एकदम जनरल वे में। ऐसा नहीं करना है कि हमें पूरी अपने एसे के आंसर को ऑप्शनल का आंसर बना लेना है। क्यों? क्योंकि इतना टेक्निकल वे में ऐसे में नहीं लिखना पड़ता, ऐसे में एकदम सिंपल वे में लिखना पड़ता है। हो सकता है वो जो एग्जामिनर है वो चेक करने वाला वो इतनी टेक्निकल भाषा नहीं समझ पाए, तो इसलिए हमें जो अपनी ऑप्शनल वाली भाषा है वो नहीं लिखनी, एकदम सिंपल वे में लिखना है। मैं बस बताने का पॉइंट ये है कि जो ऐसे में आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ने मिलते हैं, थिंकर के पर्सपेक्टिव पढ़ने मिलते हैं, उसको आप ऐसे में एक जनरल वे में एड ऑन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इन सब के अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो ऐसे के लिए, मैं बहुत जरूरी चीज़ भी बोलूँगा, ये आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, आप बहुत सारी डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हो। कुछ बुक्स के सजेशन है जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम सर की विंग्स ऑफ फायर, अंकुर वारिको की डू एपिक शिट। लेकिन आप लोग की बहुत लोगों की बुक पढ़ने की अभी हैबिट नहीं होगी, तो आप लोग शुरुआत जो कर सकते हो वो चेतन भगत की बुक से पढ़ सकते हो। चेतन भगत की बुक से आपको नॉलेज तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन जो आपकी रीडिंग हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी। जैसे आपकी रीडिंग हैबिट 1-2 बुक के बाद डेवलप हो जाएगी, उसके बाद अपनी जो मेन बुक है जैसे आपको नॉलेज मिलेगा उन बुक पर शिफ्ट हो जाना। जिसमें बहुत सारी बुक्स है जैसे एटॉमिक हैबिट्स, 5 AM क्लब, अंकुर वारिको सर की मैंने बताया डू एपिक शिट, एपीजे अब्दुल कलाम सर की बताया मैंने विंग्स ऑफ फायर। तो इन सब बुक में और भी आप सर्च करोगे कुकू एफएम में या फिर फिजिकल फॉर्म में, तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, उनको आप पढ़ना शुरू करो, उनको आपको आइडिया मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको ये सब बुक बिल्कुल हार्ड कॉपी या फिजिकल फॉर्म में ही पढ़ना है, आप इसको ऑडियो बुक के फॉर्म में भी पढ़ सकते हो। कुकू एफएम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी। तो आप काम कीजिएगा, आपको बेसिकली ना जो बुक्स के जो आइडियाज हैं, जो उसमें एग्जाम्पल्स हैं, उनको आपको सुनना है अच्छे से और नोट कर लेना, ताकि वो अपने एसे में कोट कर सको, एसे में एड ऑन कर सको। तो सोर्सेज की तो बात हो गई कि आपको एसे की तैयारी कैसे करनी है, लेकिन जब आप एक्चुअल में लिखने बैठोगे तो आपको ऐसे कोई भी टॉपिक से लिखना नहीं है। आप किसी टॉपर की कॉपी से जो उसमें टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे आप विजन आईएएस की साइट पे जाओगे, वहां पर आपको टॉपर्स की कॉपी मिलेंगी ऐसे वाली। आप उनकी टॉपर्स की कॉपी में जो टॉपिक दिए हुए आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और आप उसको लिख के देखो। फिर उसी सेम चीज को आप टॉपर की कॉपी से मिलाओ और देखो कि टॉपर कैसे सोच रहा है और आप कैसे सोच रहे हो। आपको जो टॉपर के अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं उनको आप अपने नोट्स में लिख लो और आप उनकी कॉपी को अच्छे से ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करो कि वो कैसे लिखते हैं, कैसे पैराग्राफ बना रहे हैं, कैसे लाइंस को, कैसे सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं। उन सब चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद अब और फिर आप ट्राई करो कि मैं इन सब चीज़ों को अपने में कैसे इनकलकेट कर सकता हूँ, कैसे वैसे जो टॉपर सोच रहे हैं मैं कैसे मैं भी वैसे सोच सकता हूँ, कैसे मैं उनके जैसे सेंटेंस फ्रेम कर सकता हूँ। तो इस चीज़ से आपकी ऐसे रीडिंग जो ऐसे राइटिंग की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप होगी। और ये एक दिन में नहीं होगी, एक बार में नहीं होगी। आप 3-4 महीने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इसको लिखना शुरू करेंगे तो आराम से 2-3 महीने में आप भी ऐसे लिखने में अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, आपको अपनी कॉपी भी दिखाना चाहता हूँ। मैंने ऐसे लिखा हुआ था और मैंने ये एक टॉपर है यूपीएससी के जो इंटरव्यू लेवल तक गए हैं, मैंने उनसे चेक कराई थी, मेरे को इसमें 66 मार्क्स मिले थे। मैं आपको ये कॉपी जो है वो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आप इसको देखो कि मैंने कैसे इसमें लिखने की कोशिश की है, मैंने कैसे डिफरेंट डायमेंशन से इसको सोचने की कोशिश की और कैसे मैंने अपने पॉइंट्स को उसमें डाला। तो आप मेरी कॉपी से भी आइडिया ले सकते हो। मैं अपनी कॉपी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो अगली आने वाली वीडियोस होने वाली है, पहले तो अपनी वो सीरीज को कंप्लीट करूंगा जो 2023 वाली हमने यूपीएससी प्रीलिम्स की बनाई थी। उस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद मैं पूरी जो एनसीईआरटी का कोर्स है वो अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में लाने वाला हूँ, जिसमें हम एक एक एनसीईआरटी को एकदम डिटेल में करने वाले हैं। जो 2024 में एस्पायरेंट पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी कि कैसा हमारा प्लान होगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं।